हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई एम बाबर, योर जीएस फैकल्टी एट ट्रिपल एस क्लासेस। तो आज की क्लास के अंदर हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के अंदर जो जर्नल इकोनॉमिक्स का टॉपिक है उसका जो पहला यूनिट है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, जो हमने अपने कोर्स के अंदर तो कंप्लीट कर लिया है। ये यूनिट कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मेरे द्वारा बनाए होंगे और उसके बाद इसी टॉपिक से अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, चाहे जेकेएसएसबी ने, चाहे एसएससी सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, अलग अलग जगहों पे इन्हीं टॉपिक से, जहां पर भी ये टॉपिक था बेसिक इकोनॉमिक्स, क्या क्या सवाल आए हैं वो भी हम देखेंगे। तो कुछ एमसीक्यूज करेंगे, कुछ हम पीवाईक्यूज करेंगे। तो जैसे आपको मालूम होगा, ट्रिपल एस ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कोर्स ये शुरू कर दिया है। 1 दिसंबर से लाइव क्लासेस शुरू हो गई थी, बट हमें बहुत सारे एस्पिरेंट ने हमारे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे और मुझे भी बहुत सारी ईमेल्स आई थी कि ये जो 300 वाला ऑफर आपने शुरू किया था, 300 जो ऑफ चल रहा था इसकी प्राइजेस के ऊपर, तो वो फिर से आप एक्सटेंड कर दीजिए। हम स्टार्टिंग में कोर्स नहीं ले पाए थे, तो फिर से आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर हमने ये ऑफर फिर से शुरू कर दिया है। लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड टाइम पीरियड का ऑफर है। तो अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, ट्रिपल एस पे लाइव क्लासेस शुरू हो गई हैं। जर्नल इकोनॉमिक्स की लाइव क्लासेस हो रही है, अकाउंटिंग की लाइव क्लासेस हो रही है, जर्नल स्टडीज के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी की लाइव क्लासेस हो रही हैं। इसके अलावा जनरल साइंस इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो हमने स्टार्ट कर दी है। ओके, तो आज उसी के चलते हुए ये जो पहला हमारा कंपोनेंट था, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया है तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं। साथ ही साथ यहां पर मैं आपको कुछ ग्लिम्पसेस भी दिखाऊंगा किस तरह से हमने अपने कोर्स के अंदर इन चीजों को कवर किया हुआ है। ओके, तो शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं नीचे जो लाइव चैट चल रही होगी आप लोग वहां पे जवाब दें, जिससे आपको ये पता लगेगा आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो और आपके साथ जो बाकी एस्पिरेंट्स है वो कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, उनका जवाब क्या आ रहा है, आपका जवाब क्या आ रहा है। और आप अपने साथ जो भी पेन कॉपी पकड़ लेना और वहां पे मार्क कर लेना कि टोटल जितने क्वेश्चन थे उसमें से आपने कितने सही किए। ओके, ठीक है। तो पहला, स्टार्टिंग में ही जिस तरह से हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, तो हमने इवोल्यूशन जाना था, किस तरह से इकोनॉमी धीरे धीरे इवॉल्व हुई, मॉडर्न इकोनॉमिक पीरियड के अंदर हम कैसे इंटर हुए हैं। तो वो इवोल्यूशन हमने देखा था, इसका पूरा इवोल्यूशन हमने प्रोसेस समझा था, कहां से ये वर्ड आया, कौन कौन से थिंकर्स, कौन कौन से इकोनॉमिस्ट स्टार्टिंग में यहाँ पर आए। तो उसी के ऊपर पहले टॉपिक वाइज मैंने ये क्वेश्चन भी बनाए। पहले इवोल्यूशन के ऊपर करेंगे। तो पहला बेसिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है, अभी तक तो आप लोगों ने जहां से भी आपने पढ़ा होगा आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से आया है ना, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, घर का बजट बनाना, घर की मैनेजमेंट, इकोनॉमिक मैनेजमेंट। लेकिन सवाल पैदा होता है कि ये वर्ड सबसे पहले कहां पे यूज किया गया था, कहां पे हमें देखने को मिलता है, किस बुक के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। ओके, कौन सा वर्ड, ये वाला वर्ड जिससे आज हम इकोनॉमिक्स वर्ड डिराइव करते हैं। तो आप नीचे लाइव चैट के अंदर जवाब दे सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप जवाब थोड़ी देर कर सोचकर जवाब दे सकते हैं फिर। ओके, तो राइट आंसर यहां पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जीनोफन जो थे, इनकी बुक थी ओइकोनॉमिकस, उसके अंदर ये वर्ड हमें देखने को मिला था। मैं थोड़ा सा और डिटेल इसके बारे में बताऊंगा धीरे धीरे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है कि अर्लिएस्ट सेट ऑफ रिटन लॉज, जहां पर प्रॉपर वेज फिक्सिंग की बात की गई थी, प्राइसेस की बात की गई थी, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस फॉर मर्चेंट्स, ये जो इकोनॉमिक टर्म्स थी पहली बार किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, किसी रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर हमें देखने को मिली थी, जहां पर देखकर लग रहा था कि ये कहीं इकोनॉमिक्स की बात यहां पर हो रही है। तो वो पहला डॉक्यूमेंट जिसको हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स की रिटन शुरुआत यहां पर हो रही थी, वो कौन सा डॉक्यूमेंट था। शाबाश, आपके पास 4 ऑप्शन है।
बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है? यानी पहली बार हमने देखा कि भाई ये इकोनॉमिक्स, इसको हम कह सकते हैं कहीं न कहीं, ये इकोनॉमिक्स के साथ मिलती-जुलती हुई एक चीज़ है। शाबाश! कोड ऑफ हम्मुराबी। कोड ऑफ हैमोरूबी। हैमोरूबी जो थे बेबीलोनिया के राजा थे। तो उन्होंने खुद लिखा था, खुद ये इसके ऑथर थे, कोड ऑफ हैमोरूबी। इसके ऑथर खुद इन्होंने लिखा था, प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट बनाया था, जिसके अंदर ये फिक्सिंग वेज, प्राइसेस, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन फॉर मर्चेंट्स, ये कुछ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड मिलती-जुलती चीजें उन्होंने लिखी थी। ओके? तो जैसे जब कोर्स में हमने पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था कि अर्लीएस्ट अर्लीएस्ट थिंकर्स की हमने बात की थी। हमने देखा था कोड ऑफ हम्मुराबी, किंग ऑफ बेबीलोनिया जो थे हम्मुराबी, उन्होंने अर्लीएस्ट सेट ऑफ रिटन लॉज, जहां पर फिक्सिंग वेजेस की बातें की गई थी, प्राइसेस की बातें की गई थी, ये सारी इकोनॉमिक टर्म्स यहां पर यूज की गई थी। पहली बार हमें ये देखने को मिलता है। फिर हमने देखा प्लूटो, जिन्होंने द रिपब्लिक लिखी है, उसके अंदर भी उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर की बात की थी कि जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, उसको इसी फील्ड के रिलेटेड जो है आपने काम देना है। डिवीजन ऑफ लेबर की बात की गई। ओके, आइडियल स्टेट की बात की गई, जहां पर इन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमी क्या होनी चाहिए, स्टेट कंट्रोल्ड होनी चाहिए। ये हमने देखा था। जीनोफोन उसके बाद आते हैं, और वो ये वर्ड ओइकोनोमिया जो है, वो इस वर्ड को इस्तेमाल करते अपनी किताब ओकिनोमिकस के अंदर। इसी तरह से हमने एरिस्टोटल के बारे में देखा, उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिफेंड किया था, है ना? इसी तरह से कौटिल्य के बारे में हमने पढ़ा था, है ना? तो ये सारी इंपॉर्टेंट फिगर्स हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझी थी। ओके, पूरा ये एवोल्यूशन का प्रोसेस किस तरह से मॉडर्न टाइम के अंदर वेल्थ ऑफ नेशन लिखी गई, ठीक है ना? एडम स्मिथ आए, अल्फ्रेड मार्शल, ये सारी चीजें हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है? ओके, अब ये थोड़ा-सा हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन इसके ऊपर किए, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, फिर इनकी बात करेंगे। 2 सवाल हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अब देखो, आसान सवाल है, लेकिन मैंने इसको क्या किया है, थोड़ा-सा टफ करके आप लोगों के सामने रखा है। ओके, शाबाश! इसको सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, टाइम लीजिए, कोई बात नहीं है, जल्दी कोई नहीं है, आराम से सॉल्व करो इसको। आपने देखा होगा पटवारी का पेपर, उसका लेवल देखा आपने? चेक करना, जीएस का ही लेवल देखना। वो 2024 में हुआ था, ये अब 26। तो आप जरा खुद सोचना, 2 साल में लेवल कहाँ पहुंचा होगा। तो आप में से अगर कोई पुराना एस्पिरेंट है, वो बोल रहा होगा मैं पुराने नोट्स पढ़ के क्वालिफाई करूंगा, आई एम सो सॉरी, आप गलत सोच रहे हो, ठीक है ना? तो आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन डी दिया, तो एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन लिखी है 1776 के अंदर। अल्फ्रेड मार्शल ने दिए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बुक का ही नाम था। लियोन रॉबिन ने लिखा है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस, और जॉन मेड कीन्स ने दी है जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इनके बारे में मैं बताऊंगा क्या है ये चीजें। ओके, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है? यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 में बुक्स, जो इकोनॉमिस्ट थे इनकी द्वारा लिखी हुई बुक्स एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसी तरह से अब अलग-अलग फील्ड के हमने अलग-अलग ब्रांचेस इकोनॉमिक्स की पढ़ी हैं। हर तरह की इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, माइक्रो, मैक्रो, ठीक है ना? इकोनोमेट्रिक्स, सब पढ़ चुके हैं हम। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन क्या बनेगा? चलो पहले यहाँ पे एल्फ्रेड मार्शल को क्या बताया जाता है? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर एल्फ्रेड मार्शल नहीं होंगे, तो आप किनके साथ जाओगे? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, माइक्रो भी। ठीक है, एडम स्मिथ को। अगर एडम स्मिथ नहीं होंगे, आप एल्फ्रेड मार्शल के साथ जाओगे। ओके, आपके सिलेबस के अंदर भी जो थ्योरीज हैं, एल्फ्रेड मार्शल की ही पढ़नी है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। जॉन मेड केन्स, इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत की थी। ओके, तो A3B4। कार्ल मार्क्स को क्या बताया जाता है? फादर ऑफ सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट इकोनॉमी। ओके, और आर्थर साहब को क्या बताया जाता है? इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स या फिर वेलफेयर इकोनॉमिक्स के फादर। और अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछेंगे, अमर्त्य सेन के साथ चले जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, तो ये हमने कहा जब हमने अलग अलग ब्रांचेस, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, हेल्थ, इंफॉर्मेशन, लेबर इकोनॉमिक्स, ये सब इकोनॉमिक्स की टाइप्स पढ़ी थी।
है ना? ये अलग-अलग हमने ब्रांचेस पढ़ी थी। फिर हमने इन्हीं ब्रांचेस के रिलेटेड जब हम इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, कौटिल्य का क्या कंट्रीब्यूशन है, दादाभाई नौरोजी का कंट्रीब्यूशन, अमर्त्य सेन, पीसी महालनोबिस, इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे इन ब्रांचेस के रिलेटेड जो पायनियर थे इन ब्रांचेस के, वो भी मैंने आपको बताया था कि देखो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स, क्लासिकल इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, माइक्रो इकोनॉमिक्स के एडम स्मिथ या एल्फ्रेड मार्शल, मैक्रो के ये, ग्लोबल इकोनॉमी के ये, इंडियन इकोनॉमी के ये, स्टैटिस्टिक्स के ये, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के ये, इकोनॉमिक प्लानिंग के ये, इकोनोमेट्रिक्स के ये, रैगनर, चलो आगे इसके ऊपर सवाल भी है, ठीक है, वेलफेयर के ये, इंडियन वेलफेयर के ये, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के ये, ओके। इसी तरह से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बुक्स भी मैंने आपको बताया था, ये भी एग्जाम में आती हैं कि भाई सॉरी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी है, ओके। गांधीयन इकोनॉमी किस चीज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, जैसे कि थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप पूछी जाती है गांधीयन इकोनॉमी में से। प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया किसने लिखी, ठीक है, ड्रेन थ्योरी, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी किसने दी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ओके। ये सारी चीजें जो है ये हो चुकी हैं कवर, ओके। इन्हीं से ये सवाल थे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हमने बेसिक कर लिया। अब ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, पहले हमने क्या जाना, इकोनॉमिक्स क्या होती है, टर्म किसने कॉइन की, अर्लीस्ट बुक्स किसने लिखी, इकोनॉमी इकोनॉमिक्स डिफरेंस समझा। फिर हम ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स पे चले गए, जहां पे माइक्रो मैक्रो के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। तो अब देखो, अब क्या पूछ रहा है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी या फिर इनविजिबल हैंड, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है। फ्री मार्केट इकोनॉमी बड़ा ही जबरदस्त तगड़ा कॉन्सेप्ट है। लिबरलिज्म की जब आइडियोलॉजी आ गई थी, तो उससे फ्री मार्केट इकोनॉमी, लाइसेंस फेरी का कॉन्सेप्ट आया था, ओके। और उसी के अंदर इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो ये किसने दिया था, एडम स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए, ओके। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे अलग ने काम किया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे काम करने वाले अलग, लेकिन ये जो टर्म थे ना, टर्म एक ही इकोनॉमिस्ट ने दोनों टर्म्स दी थी। वो इकोनॉमिस्ट कौन है, क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर क्या होगा, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, जॉन मेड कीन्स या रैगनर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रैगनर फ्रिज। ये जो है, मैंने कहा था इनके बारे में बाद में बताऊंगा। तो फादर ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, इकोनो यानी इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स, ओके, प्लस स्टैटिस्टिक्स, ये है रैगनर फ्रिज। तो इन्होंने ही माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म दी थी। तो आपको याद है कब पढ़ रहे थे हम, जब हमने ओरिजिन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स पढ़ा था, कि किस तरह से मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ, किस तरह से एडम स्मिथ आए, किस तरह से उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन लिखी, किस तरह से उन्होंने फ्री मार्केट इकोनॉमी, लाइसेंस फेरी इकोनॉमी, ठीक है ना, का जन्म हुआ। इनविजिबल हैंड, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, इनविजिबल हैंड काम कैसे करता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी क्यों आई, पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आप लोगों को समझाया था, क्यों फ्री मार्केट इकोनॉमी उस टाइम पे लाई गई थी, उस टाइम पे क्या जरूरत थी। लेकिन फिर हमने देखे इसके रेपरकशंस क्या थे, किस तरह से इसी की वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया, जॉन मेड कीन्स आए, उसने इन सब को क्रिटिसाइज किया, कहा ये सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, और सब के साथ इसने आर्गुमेंट्स दिए अपने अपने, ठीक है, ये सारा हमने देखा था, ओके। तो यहीं पर हमने किसके बारे में पढ़ा था, यहीं पर हमने पढ़ा था रैगनर फ्रिश के बारे में, कि जब माइक्रो और मैक्रो का जन्म हुआ, ओके, तो ये अलग अलग, माइक्रो के ऊपर एडम स्मिथ ने काम किया, एल्फ्रेड मार्शल ने काम किया, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म जॉन मेड कीन्स की राइटिंग से हुआ। लेकिन ये जो टर्म्स थी, टर्म्स किसने दी थी, टर्म्स दी थी रैगनर साहब ने, रैगनर साहब ने टर्म्स दी थी, ओके। चलिए, अब यहां पर देखो, हु गेव द स्लोगन ब्रेड फॉर ब्रेडलेस, लैंड फॉर लैंडलेस, पीस फॉर ऑल, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। किसने कहा था, ब्रेड फॉर ब्रेडलेस, जिसके पास रोटी नहीं उसके लिए हम रोटियों का इंतजाम करेंगे, जमीन जिसके पास नहीं उनको जमीन दी जाएगी, और सबको पीस होगा। ये स्टेटमेंट किसने दी है, कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन, पंडित नेहरू, या फिर इन सब ने एक ही नारा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लेनिन ने। जब बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ 1917 के अंदर, ये हमने कब पढ़ा था याद है, जब हम इकोनॉमी पढ़ने के बाद डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि किस तरह से फ्री मार्केट इकोनॉमी की वजह से कैपिटलिज्म का जन्म हुआ, और कैपिटलिज्म के ऑपोजिट में किस तरह से कार्ल मार्क्स खड़े हुए, और फिर कार्ल मार्क्स की जो थ्योरीज थी मार्क्सिज्म, उसको प्रैक्टिकल फॉर्म देने के लिए लेनिन ने रिवॉल्यूशन किया, बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन किया 1917 के अंदर रशिया के अंदर, और उन्होंने ही नारा दिया था ब्रेड फॉर ब्रेडलेस,
लैंड फॉर लैंडलेस, पीस फॉर, और किस तरह से सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट इकोनॉमी का हमने प्रैक्टिकल देख लिया रशिया के अंदर 1917 के अंदर, जब रेड आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया था। तो ये हमने सोशलिज्म के अंदर पढ़ा था। ओके ओके, हो गई ये चीज। फिर उसके बाद यहीं पर माइक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक सी चीज। देखो मैंने इसके ऊपर सवाल बनाया है, चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। बड़ा आसान है, लेकिन मुझे लगता है जल्दबाजी में आप इसको गलत करोगे, तो बहुत आराम से, बहुत पेशेंस के साथ इसको सॉल्व करना। ठीक है, ध्यान से पढ़ो एक एक लाइन। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। ये 4 स्टेटमेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। अब मुझे यहां पर आकर नहीं बताना सर आईएएस लेवल के सवाल पढ़ा रहे हो। ओके, अगर ये कोई बोल रहा है ना कि आईएएस लेवल के, उसने फिर आईएएस देखा ही नहीं है। और दूसरी बात फिर ये कि आपको मैंने बताया जरा पटवारी का पेपर चेक करके देखना, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर, और ये मैं अभी बता रहा हूं, देख लेना पेपर कैसा तगड़ा आएगा। इसलिए अपना भी लेवल आपको बढ़ाना है। मैंने क्लास के अंदर ये जितने फैक्ट मैंने डिस्कस किए ना, ये मैंने किए ही नहीं थे, लास्ट पे मैंने बच्चों को सेंड किए थे, खुद पढ़ लेना। मैं फैक्ट्स के ऊपर उतना फोकस नहीं करता, मैं वो सेंड कर देता हूँ बच्चों को, खुद पढ़ लेना। मैं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करता हूँ। लाइव क्लास होती है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाता हूँ स्टूडेंट्स के। ओके, सो इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, बिल्कुल ब्रांच है, जहां पर क्या होती है, इंडिविजुअल चॉइस, इंडिविजुअल चॉइसेस की बात होती है। कोई एक कंज्यूमर, कोई एक फिर्म होगी, और वो लोग आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे बात होती है। बिल्कुल। मैन टूल यहां पर क्या होता है, हम लोग डिमांड एंड सप्लाई, किसी एक पार्टिकुलर कमोडिटी की बात करते हैं, एक चीज को लेकर चलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, वो बच्चा याद है, बटवालों से उठ के लाल चौक गया था, और लाल चौक में उसको सेब खरीदने थे, किस तरह से वो इंटरेक्शन हो रही थी वहां पे। फ्री मार्केट, फ्री हैंड किस तरह से काम कर रहा था, इनविजिबल हैंड वहां पे मैंने दिखाया था कैसे काम करता है। ओके, तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ पार्टिकुलर कमोडिटी, इसी को प्राइस थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि इसका मेन फोकस प्राइस एनालिसिस के ही ऊपर होता है। ओके, ये यूज करती बॉटम अप। बॉटम अप, बॉटम अप का मतलब क्या होता है, आपके घर की स्टडी करेगी, आपके मोहल्ले की स्टडी करेगी, मोहल्ले से आपके शहर के ऊपर, और इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे से इसका स्लोप, इसका स्कोप जो है वो ऐसे बढ़ता है, ऐसे 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 इनवर्टेड ट्रायंगल की तरह, ऐसे इसका स्कोप बढ़ता है। ओके, तो कहां से शुरू करेगी, फर्स्ट एग्जामिन करेगी एक्शन एंड डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, फिर करते करते क्या है, पूरी बड़ी एक लार्ज पिक्चर को स्टडी करती है। तो ये सारी स्टेटमेंट सही है, क्या है, ये सब की सब स्टेटमेंट सही है। तो क्या करें, जाएं ऑप्शन सी के साथ, ऑल ऑफ दी अबोव। तो अगर आप ऐसा करोगे, जवाब गलत होगा। इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबोव। क्यों सर, क्यों, क्योंकि हमसे पूछा इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या है, कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है, नथिंग, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती भी करते हैं। ओके, हो गई ये चीज, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसी तरह से सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ा था, है ना, बेसिक, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, तो यही बेसिक चीजें हम पढ़ रहे हैं। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है, गुड्स की टाइप्स क्या है, सर्विसेज की टाइप्स क्या है, कैपिटल क्या होता है, वेल्थ क्या होता है ना, ये बेसिक बेसिक चीजें हम कर रहे हैं। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के ऊपर 3 सवाल हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो, मैं पानी पीता हूं। तो हमसे क्या बोला है, कौन सा डैश डैश, यानी सेक्टर की बात हो रही है यहां पे, क्योंकि नीचे ऑप्शन में सिर्फ सेक्टर है, जिसके अंदर नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज किया जाता अलग फॉर्म्स में, कैसे, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के जरिए। सो विच सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स, ठीक है ना, थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल। अब इंडस्ट्रियल आ गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर। जैसे आपने प्राइमरी सेक्टर से सेब उठाया, वो सेब जो आपने उठाया अपनी रॉ फॉर्म में है, वो प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर से आपने उठाया, उसी को आपने किसी इंडस्ट्री में लिया, इंडस्ट्री में आपने उस एप्पल का एप्पल जूस बनाया, वो जूस जो बन गया वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर है ऑप्शन ए, 9 का, 10 का, 10 देखो, इनमें से कौन सी एक्टिविटी टर्शियरी सेक्टर के अंदर आएगी। टर्शियरी, टर्शियरी पता ना मैंने कैसे समझाया था, कि आपने वो एप्पल उठाया प्राइमरी सेक्टर से, एग्रीकल्चर से,
उसको आपने डाला किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी इंडस्ट्री फैक्ट्री के अंदर आपने डाला, किसी कारखाने में जहाँ पे मशीन लगी है, वहाँ पे उस एप्पल का एप्पल जूस बनाया, वो सेकेंडरी सेक्टर होगा, जहाँ पे क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज को एज रॉ मटेरियल वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। और थर्ड सेक्टर में क्या होगा, जब इसी को मार्केट में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, आपको सेल किया जाएगा, वो क्या होगा, वो ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, वो होगा सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, सर्विस सेक्टर। कम्युनिकेशन, मैं भी तो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, वीडियो कॉल पे आप कम्युनिकेट करते हो, फोन पे आप कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, तो एयरटेल आपको क्या दे रहा है, जियो आपको क्या दे रहा है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन दे रहा है ना, सर्विस दे रहा है ना आपको। तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये आते हैं टर्शरी सेक्टर के अंदर। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी बोथ ए एंड बी, ए भी है बी भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा सेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, डिस्ट्रीब्यूशन, समझा दिया मैंने। आपने यहां पे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, अब उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट आप कैसे करोगे, बड़े बड़े ट्रक उठे, उन्होंने सामान उठाया और चल पड़े डिस्ट्रीब्यूट करने। तो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, है ना, किसके अंदर आएगा, सर्विस सेक्टर के अंदर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, हो गया हमने सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर। फिर इसी तरह से मैंने आपको वहां पे क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था मार्केट के बारे में, याद है, मार्केट क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, परफेक्ट मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट, ये सारे मार्केट स्ट्रक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो चलो फिर, मुझे डिसअपॉइंट नहीं करना, बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब क्या होगा। इसमें एक कीवर्ड है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, सिंगल बायर, सिंगल बायर जहां पे होता है उसको क्या बोलेंगे। जैसे इंडिया के अंदर कोई आदमी उठ के तो नहीं ना बोलेगा कि भाई मैं जा रहा हूँ रशिया से S-400 खरीदने, या जा रहा हूँ फ्रांस से राफेल खरीदने, ऐसा नहीं हो सकता। डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने का सिंगल बायर कौन है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं कह सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो सिंगल बायर जहां पर होते हैं जिस मार्केट के अंदर, प्रोडक्ट बनाने वाले तो दुनिया भर में आपको मिलेंगे, सेलर्स, ठीक है, हर कोई चाहता है इंडिया हमसे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे, लेकिन खरीदना इंडिया के अंदर खरीदेगा कौन, इंडिया के अंदर सिर्फ जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो खरीदेगी। तो इस तरह का मार्केट सिस्टम जहां पर सिंगल बायर होता है उसको क्या बोलते हैं, मोनोपोली, मोनोपोली मार्केट। ओके, चलो मुझे बताओ, कौन से मार्केट सिस्टम में बहुत हाई कार्टेलाइजेशन का रिस्क होता है, गांठ साठ आपस में कर सकते हैं, एक साथ मिलकर प्राइस बढ़ाएंगे, हालांकि इलीगल होता है, ठीक है, लेकिन कहां पे होता है, कहां पे होता है, रिस्क कहां पे रहता है। डोंट टेल मी आपने टर्म पढ़ी नहीं है, शाबाश। किस मार्केट में, क्वेश्चन नंबर 13, ओलिगोपोली, जहां पे बस थोड़े बहुत होंगे, क्या, जहां पे बस थोड़े बहुत होंगे, कुछ सीमेंट की फैक्ट्रीज होंगी, तो सारे सीमेंट वाले मिल गए, ठीक है, कि भाई आज से एक साथ करके जो है हम एक साथ मिलकर सीमेंट की प्राइस बढ़ाएंगे, ऑटोमोबाइल, ठीक है, टेलीकॉम कम्युनिकेशन, एविएशन, मिलकर प्राइस, सब ने प्राइस बढ़ा दी, ये होती ओलिगोपोली, जहां पर क्या होता है, थोड़े बहुत सेलर होते हैं, फ्यू सेलर्स, बड़े बड़े थोड़े बहुत सेलर होते हैं। ओके, तो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, मोनोप्सनी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ओके, ये था इसके ऊपर। अब यहां से आगे मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा, ये सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाए थे। अब मैं दिखाऊंगा इसी टॉपिक से, जो आपका इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक है ना, मैं आपको बताता हूं, हमने जो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के अंदर सिलेबस डिजाइन किया है, जो वहां पे सिलेबस दिया है उसी को मैंने यहां पर उसको परफेक्ट सीक्वेंस के अंदर डाला है कि हमें एक्चुअल में इसको कैसे पढ़ना है। तो मैंने खुद से इसका सीक्वेंस ये बनाया है कि पहले हम ये करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल, पहले ये, ताकि जिसने इकोनॉमिक्स का कभी ई भी नहीं पढ़ा, देखी भी नहीं है, कोई साइंस बैकग्राउंड से है, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, वो भी इकोनॉमिक्स को सीख सके। तो मैं बिल्कुल बेसिक चीजें मैंने बताई, इकोनॉमिक्स कहां से आई, टर्म किसने कॉइन की, इसके अंदर अलग अलग ब्रांचेस कौन सी, ब्रांचेस के अलग अलग फादर्स कौन से हैं। ओके, वो सारी चीजें, गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, मार्केट क्या होता है, सेक्टर्स क्या होते हैं, ये बेसिक बेसिक चीजें मैंने कवर करवाई हैं। फिर उसके बाद हम माइक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे, यहां तक आपकी ये आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगी।
ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस करो, डिमांड एनालिसिस, प्राइस फैक्टरिंग जिसके अंदर दो थ्योरी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लॉज ऑफ प्रोडक्शन। ओके, फिर उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, डेवलपिंग इकोनॉमी जानेंगे वो क्या होता है, प्लानिंग कैपिटल, प्लानिंग और मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, इंडिया के अंदर कैसे कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म आए, इंडिया की नेशनल इनकम जीडीपी वगैरह वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, सरकार की फिस्कल पॉलिसी। ये बेस्ट सीक्वेंस है इस सिलेबस को कवर करने का। ओके, तो अब यहां तक क्या था, आज जो मैंने अभी ये जो क्वेश्चन मैंने करवाए खत्म नहीं हुए हैं, अभी रुक जाना, ये अभी मैंने इसके ऊपर करवाए, ठीक है ना, इसके ऊपर अब इसी के ऊपर मैं दिखाऊंगा अलग अलग टाइम पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहे, चलिए इनको भी सॉल्व करते हैं। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि पुराने क्वेश्चन है लगभग, जैसे आप देखो अब 2020 का है तो बेसिक सवाल होंगे, ठीक है, लेकिन अब लेवल बढ़ जाता है, इनको अब जल्दी जल्दी करेंगे, क्लास बड़ी हो रही है। ठीक है, तो देखो, डैश डैश इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन। जब आ गया कि भाई इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट होगा कंज्यूमर, ठीक है, फिर्म वगैरह, तो वो क्या होती, वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी। ठीक है, इसी तरह से देखो क्या सवाल पूछा कि भाई जॉन मेड कीन्स जो है, ठीक है ना, जिन्होंने कीनीशियन थ्योरी दी है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं, वो कहाँ के रहने वाले थे, है ना, तो वो कहाँ के थे, इंग्लैंड के। ये मैं बता चुका हूँ कौन सा स्कॉटलैंड का है, कौन सा इंग्लैंड का है, कौन सा जर्मनी का है, मैंने साथ साथ में ये चीजें भी करवा दी थी। ओके, कौन सी ब्रांच जो है जो किसके साथ डील करती है कि भाई जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका जो डिप्लीशन हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है ना, किसकी वजह से, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, कौन सी ब्रांच होगी, तो ये सारी ब्रांचेस भी मैं करवा चुका हूँ। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, और मैंने इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स और इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के बीच का भी डिफरेंस बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बता रहा है, कौन सा सेक्टर जो है सोशल वेलफेयर की बात करता है, लोगों का भला होना चाहिए, तो कौन करेगा, फॉरेन करेंगे, कोऑपरेटिव तो अपनी एक सोसाइटी देखेंगे, पब्लिक, पब्लिक सेक्टर यानी सरकार, जो सरकार के पास होगा, ठीक है, वो सोशल वेलफेयर की बात करता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बता रहा है कि भाई किस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो भी गुड्स होते हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल अपने पास रखते हैं, तो प्राइवेट इंडिविजुअल यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओके, इसी तरह से देखो गोल्ड कॉलर, ये सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मैंने बोला था ना, ब्लू कॉलर जॉब, रेड कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब, यहाँ पे गोल्ड कॉलर, तो गोल्ड कॉलर टॉप मोस्ट, सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग, क्वीनरी सेक्टर, ठीक है, ये इसका जवाब होगा। ओके, अभी और भी कुछ क्वेश्चन है, प्लीज यहीं पे रुके रहें। देखो, हु इज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ, ठीक है ना। इसी तरह से क्या पूछा है, पॉल क्रेगमैन, मैंने इनके बारे में भी बताया है, ठीक है, मैं एक सेकंड दिखाता हूं। ये जितने भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट है ना, सबके बारे में देखो, पॉल क्रेगमैन के बारे में कि इन्होंने, क्योंकि न्यू ट्रेड थ्योरी इन्होंने दी थी, नोबेल प्राइज भी इनको मिला है। ओके, तो ये सब ठीक है ना, पॉल सिमवल इनके बारे में, ठीक है ना, सिमोन कुजनेट इनको तो क्रेडिट दिया जाता है, इन्होंने ही एमईजी, मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिस्ट है ना, इनके बारे में पढ़ा चुका हूं मैं। तो ये क्या है, ये एक इकोनॉमिस्ट है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि भाई मार्केट के एग्जिस्टेंस के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्राइजेस, प्राइजेस का खेल रहता है। गांधीयन इकोनॉमी, देखो गांधीयन इकोनॉमी किसके ऊपर, ट्रस्टीशिप। अब यहां पर सीधे पूछा है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, ये किसने दिया है, ये दिया है गांधी जी ने। एक मिनट, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। इसी तरह से यहां पर देखो क्या पूछा है, मेजर फीचर इंडियन इकोनॉमी का क्या है, तो इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। फिर से यहां पर पूछा इंडियन इकोनॉमी क्या है, तो इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहां पर फिर पूछा है मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर मिलके रहेंगे। अब यहां पर देखो, ये आपके सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया था ना, या फिर था, मैं मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, जेकेएसएसबी का है ये, कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड, किसके अंदर मशीनरी, ठीक है ना, वर्क प्लांट्स, इक्विपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, ये सब चीजें किस किसके अंदर आते हैं, मतलब क्या, कौन सी टाइप ऑफ कैपिटल है ये। ओके, तो टाइप ऑफ कैपिटल के अंदर हमने पढ़ा था ना फिक्स्ड कैपिटल, ये क्या होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल होते हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं, जो हमें फर्दर वेल्थ जनरेट करके देते हैं। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी ट्रक, ट्रक क्या है, जिसमें आप अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह लेते हो, फिक्स्ड कैपिटल, लेकिन उसके अंदर जो पेट्रोल पड़ रहा है वो वर्किंग कैपिटल है। आपकी फैक्ट्री फिक्स्ड कैपिटल है, लेकिन जो बिजली रोज इस्तेमाल कर रहे हो वो वर्किंग कैपिटल है। ओके, आप कौन सी इकोनॉमी के अंदर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो इंडिविजुअल ओन करता है, तो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट। ओके, अब यहां पर देखो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के ऊपर सवाल है। ओके, कि भाई बताओ भाई, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस,
हमें ये बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो स्टोर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपने बनाए, सेब वगैरह आपने बनाए, अब आप उनको सड़ने से बचा रहे हो। तो मैं एक किसान हूं, मैं जब सेब बनाता हूं तो वो किसके अंदर आएगा? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा। लेकिन मैं मार्केट में जाता हूं, मार्केट में जाता हूं, मार्केट में मैं एक शॉप देखता हूं जो कोल्ड रूम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। उनको मैं बोलूंगा कि ये आप इतने पैसे पकड़ो, महीने का मेरा रेंट या 10 दिन का रेंट, ये मेरी सब्जी अपने पास रखना। तो वो जो कोल्ड रूम वाला है ना, वो मुझे फैसिलिटी दे रहा है, वो मुझे सर्विस दे रहा है। तो स्टोरेज सर्विस के अंदर आएगा, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर नहीं आएगा, गलत है। ठीक है। डेयरी फार्म दूध का, ठीक है, ये क्या है? ये एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा। ठीक है। नेचुरल रिसोर्स। मिनरल एक्सप्लोरेशन, इस चीज का ख्याल रखना। एक है मिनरल एक्सट्रैक्शन, जब आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो नेचुरल रिसोर्स को, मिनरल्स को, तो वो आएगा प्राइमरी सेक्टर के अंदर। लेकिन उसकी एक्सप्लोरेशन, उसके पीछे जो एनालिसिस, उसके पीछे जो सर्वे हो रही है, जो डेटा एनालिसिस किया जा रहा है मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए, वो टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है। ये ठीक है, आई बात समझ? तो एक्सप्लोरेशन अलग है, एक्सप्लॉइटेशन अलग है, एक्सट्रैक्शन अलग है। आई बात समझ? इसी तरह से कपड़ों को सीना तो फैक्ट्री के अंदर बनाते हो ना, ये ठीक है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओनली 3 करेक्टली मैच्ड। ठीक है। इसी तरह से देखो, अब यहां पर है तगड़ा सवाल है, गुड्स सर्विसेज। गुड्स की मैंने टाइप्स करवाई थी और उनका मैंने दिखाया था डिमांड और प्राइसेस के साथ रिलेशन क्या है, पहले यूनिट के अंदर सब करवा चुका हूं। देखो अब क्या बोल रहा है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड, जो इंफीरियर गुड होती हैं उनकी डिमांड क्या है? गिर जाएगी जब आपकी इनकम राइज करेगी। तो मैं अमीर हो जाऊंगा क्या? मेरी जॉब लगेगी जेकेएसएसबी में, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट बन जाऊंगा। तो जो इंफीरियर गुड थे, जो मैं मोटे चावल खाता था, अब मैं खाऊंगा, अब मैं बासमती खाऊंगा। क्या खाऊंगा? बासमती। तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्लाइन होगी, बिल्कुल होगी। ओके। फिर बता रहा हूं वेबलन गुड्स हाई क्वालिटी गुड होते हैं। यस, बिल्कुल बात सही है। जिनकी डिमांड डिक्रीज होती है प्राइस इंक्रीज होने पे नहीं, जैसे गोल्ड है, डायमंड है, ठीक है, लग्जरी कार्स हैं, वॉचेस हैं, इंपॉर्टेंट। तो वेबलन गुड हाई क्वालिटी लक्जरियस गुड्स होते हैं, जैसे आईफोन 17 प्रो मैक्स, ये क्या है? हाई क्वालिटी प्रीमियम गुड है। ओके। जिसकी प्राइस जितनी ज्यादा बढ़ेगी, लोग उसकी डिमांड उतनी ज्यादा करेंगे। तो डिमांड डिक्रीज नहीं होगी, डिमांड इंक्रीज होगी। दूसरी स्टेटमेंट गलत। अब लगाओ एलिमिनेशन, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जैसे अब बोल रहा है डिमांड फॉर गिफिन गुड इंक्रीजेस। गिफिन गुड होते हैं गरीबों वाले गुड, जैसे कि आलू। आप लोग आलू खाते हो, तो अगर आपको पता लगेगा आलू का दाम बढ़ने वाला है, तो आप और ज्यादा खरीदोगे, डिमांड और ज्यादा करोगे कि इससे पहले वो महंगे हो जाए। तो ये ठीक है। ओके। अब इसी तरह से यहां पर क्या है, यहां पर फिर से गुड्स के ऊपर सवाल है। ध्यान से सुनना, कह रहा है बाकी चीजें भूल जाओ, बाकी चीजें भूल जाओ, अदर थिंग्स रिमेन्स अनचेंज्ड। मार्केट डिमांड किसी भी गुड की इंक्रीज करेगी, हमने डिमांड उठानी है किसी भी गुड की। तो कह रहा है बताओ कैसे कैसे इंक्रीज होगी। अगर उस गुड की, वो जो चीज है जिसकी आप डिमांड उठा रहे हो, प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट गुड इंक्रीज, उसका जो सब्सटीट्यूट होगा, जैसे कि चाय की जगह कॉफी, तो मुझे बताओ अगर कॉफी महंगी हो जाएगी, प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट मानो ये क्या है? ये है चाय। ठीक है। इसका सब्सटीट्यूट क्या है? कॉफी। तो अगर कॉफी की प्राइस बढ़ेगी, कॉफी की प्राइस बढ़ेगी, तो क्या इसकी डिमांड बढ़ेगी? तो बिल्कुल बढ़ेगी। जब कॉफी महंगी हो जाएगी तो लोग चाय पियेंगे। पहली स्टेटमेंट ठीक है। और अगर कॉम्प्लीमेंट गुड है, अगर कॉम्प्लीमेंट गुड है और कॉम्प्लीमेंट गुड की प्राइस बढ़ेगी, तो ध्यान से सुनना, जैसे पेट्रोल है और क्या है, उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? उसके कॉम्प्लीमेंट में बाइक रख दो। ठीक है। तो मानो, मानो पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा, तो लोग क्या करेंगे? बाइक बाद में लेंगे, बाइक की डिमांड कम करके, पेट्रोल सस्ता होगा उसके बाद देख लेंगे। ओके। तो ये क्या है? ये बता रहा कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, नहीं डिमांड बढ़ेगी नहीं, डिमांड कम होगी। ये गलत है, क्योंकि हमने डिमांड बढ़ानी है ना, हमें पहले बोला डिमांड बढ़ानी है। ठीक है। तो दूसरा गलत है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि दो इसके अंदर टू है ना, इसमें भी टू तो इसमें भी टू, तो टू तो गलत है। अब तीसरा देखो कि भाई जो गुड है वो इंफीरियर गुड है। गुड क्या है? इंफीरियर। और आपकी इनकम बढ़ गई। तो अगर गुड इंफीरियर था, गुड इंफीरियर था, यानी वो मोटे चावल थे। ओके। और मेरी क्या होगी? मेरी इनकम बढ़ गई। तो जब मेरी इनकम बढ़ेगी, जब मेरी इनकम बढ़ेगी, तो उसके बाद जो वो मोटे चावल होंगे उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी डिमांड तो कम होगी, लेकिन हमें तो डिमांड बोला बढ़ाने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। फिर क्या बता रहा है
कि अगर उसकी प्राइस गिरेगी, अगर प्रोडक्ट की प्राइस गिरेगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। बिल्कुल, जब सस्ता मिलेगा तो आप ज्यादा खरीदोगे, है ना? तो चौथा ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट में थोड़ी जल्दी इसलिए करवाई, मैं नहीं चाहता क्लास लंबी हो जाए। दूसरा, आपको एक थोड़ा-सा आइडिया लग जाए कि ये सारी चीज़ें अगर आपको दिक्कत आ रही है, आप चाहते हो कि ये अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करके जैसे मैंने फट करके इनको सॉल्व किया, आप भी ऐसे ही इनको सॉल्व करो, एग्ज़ाम में कोई दिक्कत आपको ना आए। तो उसके लिए आपको ये कोर्स लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लाइव इकोनॉमिक्स की क्लासेस ले रहा हूँ, अकाउंटिंग की क्लास हो रही, वर्ल्ड ज्योग्राफी की लाइव क्लास हो रही है, साइंस जनरल साइंस की सेक्शन शुरू हो गई है। तो जैसे-जैसे मैं इकोनॉमिक्स कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं आपके जनरल स्टडीज़ की भी लाइव क्लासेस, फिलहाल तो लाइव चल रही है, आतिफ सर ले रहे हैं, आपकी लाइव क्लास हो रही है आतिफ सर के द्वारा। तो आतिफ सर के कंपोनेंट्स कंप्लीट होकर मैं आ जाऊँगा आपके जनरल स्टडीज़ के बाकी कंपोनेंट्स पूरे करने। फिलहाल मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, ओके? तो आपको अगर कोई भी डाउट है, ओके? किसी कोई भी चीज़ आपको पूछनी है इसके रिलेटेड, तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, ये ऑफर अभी भी हमने इसको एक्सटेंड किया हुआ है, तो आप इसको ले सकते हो, लिमिटेड टाइम के लिए है। तो यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत है मुझे ईमेल करना, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, टेलीग्राम चैनल है, ओके? तो इस कोर्स के बारे में थोड़ा ब्रीफली बताता हूँ। क्लासेस लाइव, मोस्ट ऑफ योर क्लासेस जो होंगी एक्सेप्ट फैक्ट्स वगैरह जहाँ पर होते हैं ज़्यादा, जहाँ पर डाउट वगैरह का कोई इश्यू नहीं है, ज़्यादातर आपकी क्लासेस लाइव होंगी। जैसे इकोनॉमिक्स लाइव चल रही है, अकाउंटिंग हो रही है, जनरल स्टडीज वो लाइव ही होंगी, ठीक है? लाइव क्लासेस हो रही हैं। लाइव क्लासेस के बाद जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट होगा ना, उस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज टीचर के द्वारा और पीवाईक्यूज करवाए जाएंगे, और उसके बाद वहीं पर क्या होगा, ऐप के ऊपर अलग से उस टॉपिक के रिलेटेड टेस्ट बनाया जाएगा, मिनी टेस्ट होगा उस टॉपिक के रिलेटेड, जिससे वो टॉपिक, जो भी टॉपिक है, जैसे ये टॉपिक था, वो बहुत ही तगड़े तरीके से तैयार हो जाएगा। आपका एग्जाम में कुछ भी पूछ लेंगे, आप उसका जवाब दे पाओगे, ओके? फिर एक बार आपका सारा ये सिलेबस सारा, और नोट्स, नोट्स की बात करूं, नोट्स आपको जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसका A4 साइज में आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं ऑलरेडी, ठीक है? जिनका आप प्रिंट करोगे, सामने लाइव क्लास होगी, आप वहां पर मार्क करते जाओगे, टीचर क्या पढ़ा रहा है, हाईलाइट करते जाओगे, कोई डाउट उठता है, सामने 1 to 1 आप डाउट पूछ सकते हो, ओके? इसके अलावा अगर कोई भी क्यूरी है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, जो भी आपको पूछना होगा। मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पे ये सारे मीडियम्स हैं मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।